दिल्ली से क्योंकि बड़ी खबर है। फुल एक्शन मोड में रेखा सरकार नजर आ रही है। कल कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। आज दोपहर 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ऐसी जानकारी है। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग वो करने वाली है। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों को लेकर के भी बातचीत हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बैठक के बाद लगातार उनकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए थे और उन पर मुहर लगाने की अब तैयारी है। तो फुल एक्शन मोड में इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होनी है। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से लोगों का चलना दूभर हो चुका था, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके थे, उनको दुरुस्त करने को लेकर के भी मीटिंग में बातचीत हो सकती है अधिकारियों के साथ, सीएम की ऐसी जानकारी है। दूसरी तरफ यमुना की सफाई को लेकर के भी उनकी तरफ से मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो इस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई उनके जरिए की जा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से, और दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों को लेकर के उनकी तरफ से बातचीत हो सकती है, ऐसी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ के 4 घंटे के बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया था। सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा और इसके अलावा 8 विभाग और उनके पास रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। आशीष सूद को गृह, बिजली और शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा का जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन और पर्यावरण और योजना विभाग मिले हैं। वहीं रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, SC/ST वेलफेयर, सहकारिता, इलेक्शंस विभाग मिले हैं और कपिल मिश्रा को विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना तकनीकी विभाग दिया गया है। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट not allocated to any other minister. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, PWD, Legislative Affairs, Irrigation and Flood Control, Water and Gurudwara Elections. श्री आशीष सूद जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदराज जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC and ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए।
राहुल गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ें, लेकिन वो साथ नहीं आई। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ हो जाए तो परिणाम कुछ और होगा। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। संभल हिंसा मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के तार डी कंपनी से जुड़े हैं। संभल हिंसा मामले में मोहम्मद गुलाम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियार पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद का कनेक्शन दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा से है, जो डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का संरक्षण मिला हुआ है। शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम ने 2014 में एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली चलाई थी और शारिक साठा ही संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर है, भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर ट्रक से कार की टक्कर हुई है। बिहार के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। बताया जा रहा है कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर ट्रक से कार की भीषण टक्कर हुई। तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली हैं। ये कार की टक्कर जो है वो एक अन्य वाहन से हो जाती है, जिसके बाद जो मृतक हैं वो बताया जा रहा है बिहार के रहने वाले हैं। 4 लोगों ने इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है। रिकवरी करने गई टीम पर हमला कर दिया गया। ग्राहक और साथियों ने बैंक कर्मियों पर डंडों से हमला किया। बैंक कर्मियों की कार को आग के हवाले कर दिया आरोपियों ने। बैंक कर्मियों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। पशु लोन बकाया होने पर रिकवरी के लिए टीम गई हुई थी। राजियासर थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुरा का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैंक के जो कर्मचारी थे, जो टीम थी, उन पर यह हमला किया गया, ऐसी जानकारी बताया जा रहा है। उनके वाहन को भी आग के हवाले आरोपियों ने कर दिया। हालांकि इस दौरान बैंक कर्मियों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली है। ये वीडियो सामने आया शिवगंगानगर से। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये घटना कब की है जरा बताइए, और पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया क्या? देखिए, ये वीडियो वायरल होने से पहले ही पुलिस के संज्ञान में आ चुका था और फिलहाल श्री राजेसर थाना पुलिस जो बैंक कर्मी है और जो रिकवरी करने गई टीम के साथ जो मारपीट हुई है उसके आधार पर पूरे मामले की पड़ताल पे लग गई है। जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि जो कर्जदाता था उसने पशुओं को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन उस लोन की वो किस्तें जमा नहीं करा रहा था, जिस पर बैंक रिकवरी टीम के द्वारा जब उसके घर पहुंचकर उसे
बकाया रकम का तकाजा किया गया तो इसमें विवाद हो गया, और विवाद न केवल इस हद तक बढ़ गया, न केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि कार में तोड़फोड़ की गई और बाद में उस पूरी कार को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पल्लवी, बैंक कर्मियों और जो रिकवरी टीम के जो पीड़ित लोग थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर श्री गंगानगर की राजेश्वर थाना के द्वारा अनुसंधान शुरू कर दिया गया है कि आखिरकार कर्जदाता के द्वारा ये लोन कब किया गया था और क्या रिकवरी के लिए बैंक के द्वारा पूरी प्रोसीडिंग फॉलो की जा रही थी, या उसको भी अनऑथराइज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आज दिन तक जिस तरह से 15 लाख और ये जो हमारे पास में पूरा लखपति दीदी का है और 15,21,332 दीदी का हमने चयनित कर दिया है, और इसी तरह से आपके हर जिले का, जिस तरह से पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का मैंने दिया है, उसके आधार पर संख्या आ गई। अगला मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से जवाब आ गया ना, जो पूछा है आप प्रश्न, ये आपने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूँ। कहने से अनुसार वो जवाब नहीं आया। कहाँ से मिला? स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है, संस्थाओं की फंडिंग क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है? मेरा निवेदन ये है, माननीय सदस्य ने ये आरोप लगाया है अधिकारियों ने फर्जी जवाब दिया है, अधिकारियों के जाल में नहीं आवे, या तो प्रूफ करे या माफी मांगे। ये जवाब आज का अधिकृत जवाब है, या तो प्रूफ करे या माफी मांगे। ये राज का अधिकृत जवाब है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा फर्जी। मंत्रियों या तो प्रूफ करे या माफी मांगो, मंत्रियों को बचाओ मत, या तो प्रूफ करे या माफी मांगे। बचाओ मत, मंत्रियों को बचाओ मत, बचाओ अधिकारियों को। जिस तरह से आपको आंसर दो, पैसा इन शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। ऐसा कहां से आया? अगला प्रश्न का अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है, अगर आपको लगता है तो नियमों में प्रावधान है, आप उसको अलग तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के पास में रख सकते हैं। अगर गलत उत्तर मिला है तो पिछली बार इसी चेयर से अध्यक्ष जी ने हमें एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। गलत नहीं है, जवाब एकदम सही है। और उसमें अगला प्रश्न हो गया अध्यक्ष जी, इसमें हो गया तो ये बता दें, इसमें सीधा पैसा नहीं दिया जाता है, हम इनको ट्रेनिंग करके तैयार करके स्किल से फिर दिया जाता है। मंत्री जवाब देंगे अध्यक्ष जी, जवाब दे रहा हूँ। तीन तो खड़े हो चुके हैं, अविनाश जी, मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। जोगाराम जी, सुनिए, अरे माननीय सदस्य एक खड़े हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलाश वर्मा, अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूँ और जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, आपको पहले भी बता दिया है, बता दिया मैंने, आपका जवाब आ गया। ये महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी, अगला जवाब, अगला प्रश्न पूछ लिया बिराजो। माननीय मंत्री जी, कैलाश वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपका है ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, पर्सन संख्या 128। नो 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 नो, मैंने पूछ लिया। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं आप प्रश्न उत्तर नहीं चाह रहे हो। राजस्थान सरकार द्वारा अगला प्रश्न हो गया, बैठिए। सभी अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। स्थानांतरण के संबंध में सभी संबंधित पक्षों यथा आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार ऑब्लिक सुझाव आमंत्रित कर तदुपरांत विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन है। खंड 2, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 के बाद किए गए स्थानांतरणों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। शेष भाग प्रश्नोत्तर खंड 1 के अनुसार। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला पूरा क्वेश्चन है, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि पिछले 6 साल के अंदर तृतीय शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए एवं हजारों शिक्षक 10 से 15 साल से गृह जिले से बाहर नौकरी कर रहे हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के में विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का विचार रखती है क्या?
पहला पूरा क्वेश्चन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्यावर के विजयनगर में स्कूली छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर शोषण करने के मामले में सर्व समाज की ओर से विजयनगर बंद का आह्वान रखा गया, जिसका असर देखने को मिल रहा है। इलाके में दुकानें बंद हैं। साथ ही संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने बाजार में विरोध मार्च भी निकाला। भारी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही फांसी देने की मांग रखी गई। बता दें कि 17 फरवरी को 3 स्कूली छात्राओं के परिजनों ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से सर्व समाज और हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तो ब्यावर के विजयनगर में सर्व समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि बाजार में कई दुकानें बंद हैं और उनकी तरफ से मार्च भी निकाला गया सर्व समाज की तरफ से और लगातार नारेबाजी की जा रही है। दरअसल विजयनगर में कुछ परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से लगातार जो आक्रोश है लोगों को बढ़ता जा रहा है। आरोप ये लगाया गया कि कुछ छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बंद का कितना असर है? बंद का सफल यहाँ पर जो है बंद सफल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो सब्जी हो चाहे मूलभूत तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर साथ साथ तमाम जो समाज के संगठन और यहाँ पर है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार, जो आरोपी हैं उनको फांसी के इस मांग को लेकर जो है ये बंद किया गया था और तमाम जो विजयनगर की गलियां हों चाहे मुख्य यहाँ पर जो है बंद रखा गया है। इसमें सामाजिक संगठन की ओर से अपील की गई कि सभी जो बाजार हैं उनको बंद रखा जाए। हालांकि आवश्यक जो दवाई हो चीजें हैं तो यहाँ पर खुला रखा है, लेकिन आप देखेंगे अमूमन ये होता है कि सब्जियों की दुकानें हो चाहे परचूनों की छोटी दुकानें हो वो खुली रहती है, लेकिन आज जो है इस बंद को सफल बनाने के लिए सभी जो व्यापारी है, छोटे बड़े व्यापारी हैं, अपना जो है विरोध जाहिर किया है और बताया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग जो है वो आवश्यक है और इसी को लेकर जो है जो व्यापारिक संगठन हो चाहे समाज हो उन्होंने बंद रखा है। ठीक है, नजर बनाए रखना अशोक। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पहाड़ों में कुदरत ने एक बार फिर से अपना रुख बदल दिया है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों और जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं सेब के बागानों के लिए बर्फबारी अब वरदान साबित होगी। हम आपको हिमाचल और मनाली और राजधानी शिमला की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा और अनंतनाग में भी बर्फबारी हुई। इन 6 तस्वीरों में जरा देखिए कैसे देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मौसम गुलजार हो चुका है। मौसम में बदलाव के चलते केदारनाथ धाम में भी जोरदार बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में सुबह से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ चुकी है। बर्फबारी के बीच भी सुरक्षा में तैनात जवान अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की औली में भी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरीके से ढक चुके हैं। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी चादर देखी जा सकती है। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों के फिसलने का भी लेकिन अब खतरा बन चुका है और कई रास्ते भी बंद हैं। बट इतनी बर्फ गिरते हुए और इतनी ज्यादा बर्फ गिरते हुए कभी नहीं देखा। ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। से आए हम लोग महाराष्ट्र से, बस हमारी ऊपर फंसी हुई है। बड़ी मुश्किल से जिप्सी मिली है, जिप्सी से नीचे जा रहे हैं। बर्फ आ रही कितने बहुत एंजॉयमेंट किया, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई है। हमें घबराहट भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे घाटी का तापमान गिर चुका है और सैलानियों की संख्या बढ़ गई। अटल टनल, सोलंग नाला और मनाली में बर्फबारी हुई। मनाली में बर्फबारी की वजह से सैलानियों की मस्ती बढ़ चुकी है।
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया और उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी का दौर आरंभ हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ सोलन वैली में और यहाँ की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सबसे दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह जो मनमोहक नजारा है, चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो बिछी हुई है और ऐसे में जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वो भी यहाँ पर जो काफी प्रसन्न है और यहाँ पर आकर जो है बर्फ का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह मौसम ने यहाँ पे करवट ली उसके बाद यहाँ पर जो तापमान में जो गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि बीते कुछ में से देख रहे थे कि जिस तरह मौसम बिल्कुल साफ यहाँ पे चल रहा था तो उसके कारण जो है यहाँ पर जो है तापमान में भी वृद्धि होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह जो एक बार फिर से घाटी में मौसम ने करवट लिया और उसके बाद यहाँ पर जो बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो चुका है, जिसके बाद अब जो यहाँ पे किसान बागवान है, चाहे पर्यटन कारोबार है, इसके साथ ही जो पर्यटक जो मनाली घूमने आए वे सभी यहाँ पर आकर जो काफी प्रसन्न और यहाँ पर आकर जो है वे बर्फ में जमकर मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा की बात करेंगे, जहां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत और भवन में ताजा हिमपात हुआ। यहां सीजन पर की दूसरी बर्फबारी है, जिसके बाद श्रद्धालु इसे मां का आशीर्वाद भी मान रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पर्यटक जो एक बार फिर से रुख करने लगे हैं मां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत की तरफ। तो रामबन में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। माना जा रहा है कि ये सीजन में जो दूसरी बर्फबारी हुई है इसकी वजह से जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो काफी खुश है। साथ ही स्थानीय लोग इसे मां का वरदान भी बता रहे हैं। कटरा और रामबन की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताजा बर्फबारी की वजह से पर्यटक काफी खुश हैं और इसी के साथ